बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम हमारे फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के दो इंतहाई अहम मौज़ूआत पर तफसीली बात करनी है और कानूनी माहिरीन की राय भी शामिल करनी है। नाजरीन, पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी ने पूरी पाकिस्तानी कौम को झंझोड़ दिया है। सब इक्वली डिस्टर्ब हैं और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली शहादतों और बलूचिस्तान में होने वाली शहादतों का दर्द महसूस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जुमे के रोज़ जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें 148 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए, तमाम पाकिस्तानी उन शहदा को उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ कर रहे हैं। और जो सिराज रईसानी हैं, नवाबज़ादा सिराज रईसानी, जो इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हुए, बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन ने अपनी फ़ेसबुक प्रोफाइल पिक्चर्स और ट्विटर पर उनकी तस्वीर डाली हैं। उनकी तकारीर से छोटे छोटे क्लिप्स भी शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें नवाबज़ादा सिराज रईसानी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खुद भी लगा रहे हैं और अपने सामीन को भी पाकिस्तान का नारा बुलंद करने को कह रहे हैं। सिराज रईसानी आखिर कौन थे, पाकिस्तान के लिए उनकी क्या खिदमत है, और उनकी तकारीर सुनकर ये लगता है कि वो बहुत ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। कहाँ से ताल्लुक़ था उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताएंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने वाले हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की सज़ा से मुतल्लिक़। अब चूँकि वो जेल में हैं और अपीलें दायर कर दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पीर तक का वक्त था वो अपीलें दायर कर सकते थे और कल अब उनकी अपीलों पर समाअत होगी। क्या मुस्तकबिल लगता है, क्या जेल में रहेंगे, क्या बच जाएंगे, क्या उनकी सज़ा कम हो जाएगी, क्या बनेगा? एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कलीम इलियास हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं, किन क्लॉजेस को इस्तेमाल करते हुए अब वो बच सकते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान आने से पहले भी नवाज शरीफ ने रब्ता कायम किया था अपने वकील ख्वाजा हारिस से, वो उनको वहाँ पर जाकर मिले और फिर उनसे मुशावरत के बाद वो पाकिस्तान वापस लौटे। तो दूसरे हिस्से में बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान में होने वाले अफसोसनाक वाक़े। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जुमे के रोज़ एक अफसोसनाक, अंधुनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया, जिसमें एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जिसको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। वहाँ पर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के नतीजे में 148 पाकिस्तानी शहीद हुए। इस एक्टिविटी का तकरीबन अभी आगाज़ था और तकरीर शुरू की नवाबज़ादा सिराज रईसानी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे बहादुर बलोचों, चूँकि वहाँ पर बलूचिस्तान में थे और बलोच गैदरिंग थी, सामने बलूचिस्तान के रहने वाले पाकिस्तानी मौजूद थे, उनको मुखातिब करते हुए उन्होंने पहली लाइन अभी अपनी ज़ुबान से अदा की तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। कुछ लोग ज़ख्मी हुए, कुछ लोग मौके पर शहीद हो गए और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर कैजुअलिटी रेट आप जानते हैं 150 के करीब था। नवाबज़ादा सिराज रईसानी भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। नवाबज़ादा सिराज रईसानी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, उन्हें सलाम अक़ीदत पेश कर रहे हैं और उनकी तकारीर भी शेयर कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये बहादुर सपूत कौन था, मुहिब्बे वतन क्यों थे, इतने वतन से मोहब्बत का जज्बा था उनमें, सरशार थे और दूसरों को भी यही तलकीन करते थे कि तुम भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग ना करो। चूँकि बलूचिस्तान में थे और आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में शरपसंद अनासर भी एक्टिवेट हैं। पाकिस्तान के दुश्मन भी वहाँ पर लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ये कहते हैं कि पाकिस्तानी रियासत ने तुम्हारे लिए ये नहीं किया, इसलिए तुम शिद्दत पसंदी पर उतर आओ और ऐसे एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाओ जिससे पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचे। एक नज़र डालते हैं नवाबज़ादा सिराज रईसानी के बैकग्राउंड पर, वो कौन थे, उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमत क्या क्या हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में जो ख़ुदकश हमले में शहीद होने वाले नवाबज़ादा सिराज रईसानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा थे और हल्का PB 35 से उम्मीदवार थे। नवाबज़ादा सिराज रईसानी 4 अप्रैल 1963 को ज़िला बोलान के इलाके मेहरगढ़ में पैदा हुए और उनका ताल्लुक बलूचिस्तान के रईसानी कबीले से था। नवाबज़ादा सिराज रईसानी ने इब्तदाई तालीम बोलान से हासिल की और बाद अज़ां ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम से एग्रोनॉमी में BSc की, जिसके बाद नीदरलैंड से फ्लोरिकल्चर का कोर्स किया। सिराज रईसानी के वालिद मरहूम नवाज
नवाब गौस बख्श रईसानी साबिक गवर्नर बलूचिस्तान और साबिक वफाकी वज़ीर खुराक और ज़राअत भी रहे। उन्होंने 1970 में बलूचिस्तान मुत्तहिदा महाज की बुनियाद रखी। सिराज रईसानी साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी और साबिक सेनेटर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा नवाबजादा लश्करी रईसानी के छोटे भाई थे। सिराज रईसानी ने चंद साल कबल बलूचिस्तान मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन मुंतखब होने का एजाज़ भी हासिल किया। उन्होंने रवां साल 3 जून को अपनी जमात को सूबा में बनने वाली नई सियासी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जम करने का ऐलान किया और BAP के टिकट पर सूबाई असम्बली की नशिस्त हल्का PB 35 मस्तूंग से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। आप कैंडिडेट थे और इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे थे। आप जानते हैं कि 2011 में जुलाई 2011 में इन्हीं जिनकी हम बात करें नवाबजादा सिराज रईसानी का बेटा भी इसी तरह की एक दहशतगर्द कार्रवाई में शहीद हो गया, जिनका नाम अकमल रईसानी था। और ये किस कदर एक बड़ी कुर्बानी है। बेटे की शहादत से ज़्यादा बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है, जिसने जवान बेटा खोया हो वतन के लिए, सियासत के लिए, उससे ज़्यादा बड़ा गम क्या हो सकता है। तो 2011 में इनके बेटे ने भी शहादत नोश की थी, जामे शहादत नोश किया था और 2018 में ये शहीद हो गए। ये हमेशा प्लेटफॉर्म्स पर तकरीर करते हुए, बात करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे और उन एरियाज़ में जाकर जहां पर शरपसंद अनासर एक्टिवेट हैं, पाकिस्तान के दुश्मन लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि तुम पाकिस्तान का हिस्सा ना रहो, पाकिस्तान ने तुम्हें दिया ही क्या है, पाकिस्तान क्या है। उन इलाकों में जाकर ये पैगाम देना चाहते थे कि पाकिस्तान ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और ये यकीनन कमियां हो सकती हैं, कमी हो सकती है, फ्लॉज हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान से दुश्मनी का नहीं सोचना। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने इसे लेकर चलना है, तरक्की की राह पर गामजन करना है। यही पैगाम लेकर चलते थे और इसीलिए सियासत कर रहे थे। और यही जुमे के रोज़ गुज़िश्ता हफ्ते अपनी तकरीर में यही कहने वाले थे कि दहशतगर्दों ने उन्हें निशाना बनाया और 148 पाकिस्तानी जिन पर हमें अफसोस है उनकी शहादत पर, हम गम का इजहार करते हैं, उनके लिए दुआ गो हैं, उनको शहीद किया। अब नाजरीन कुछ बात करते हैं अपने प्रोग्राम में नवाज शरीफ के मुस्तकबिल पर। नवाज शरीफ को सज़ा सुना दी गई है, जुर्माना भी है। मरियम नवाज़ को सज़ा सुना दी गई है, जुर्माना भी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सज़ा सुना दी गई है और जुर्माना भी है। तीनों इस वक्त जेल में हैं, पाबंद सलासल हैं, जैसी भी हालत में है। वैसे तो उनके साहबजादे ने कहा कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, वहाँ पर गुसल खाना इंतहाई गलीज़ था, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी। ऐसा क्यों हो रहा है, उनको प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जा रहा, उनका ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा। नवाज शरीफ के साहबजादे ने यह भी कहा। अब वो जेल में हैं और जब ये फ़ैसला सुनाया उसके बाद 10 दिन का वक्त था जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते थे। 10 रोज़ के अंदर सज़ा के ख़िलाफ़, एवन फील्ड रेफरेंसेस की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकते थे। और फिर यही मौक़िफ़ जो उन्होंने अब अपनाया है कि फ़्लैट्स नवाज शरीफ के नाम पर तो इस तरह से साबित नहीं हुए, फ़ैसला किस शिक के तहत दिया गया, फ़ैसले में क्या है और सज़ा को किस तरह से ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने तो इस फ़ैसले को बिल्कुल ही प्री प्लान्ड करार दिया और अपने ख़िलाफ़ साजिश करार दिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कानूनी माहिर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कलीम इलियास साहब मौजूद होंगे और उनसे हम जो अपीलें दायर की गई हैं शरीफ फैमिली की तरफ से उस पर बात करेंगे। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कलीम इलियास साहब का तज्ज़िया लेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या अब सज़ा ख़त्म हो सकती है, सज़ा की क्या आप अहमियत देख रहे हैं, जो उनको सज़ा सुनाई गई है किस तरह से अब शरीफ फैमिली उसको कोप अप स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कलीम इलियास साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया उर्दू पॉइंट के नाजरीन को। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपीलें दायर कर दी गई हैं नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से। कल उन पर समाअत होगी बरोज़ मंगल। अपीलें मैं आपको भी और नाजरीन को भी कुछ पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या मतलब उन्होंने इख्तियार किया है। अदालत में दायर की गई अपील में कहा गया है कि एहतसाब अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए और ये फैसला उजलत में दिया गया है। आप क्या समझते हैं इस फैसले से मुतल्लिक, कैसा फैसला है? आपने भी थॉरोली स्टडी तो इसको किया होगा
और अपील में कहा गया है कि एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान इस्तगासा की तरफ से ऐसे कोई भी शवाहिद पेश नहीं किए गए जिससे ये जाहिर होता कि एवन फील्ड के फ्लैट्स नवाज शरीफ की मलकियत थे। इस अपील में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि इस्तगासा की तरफ से कोई गवाह भी अदालत में पेश नहीं किया गया जो इस बात की तस्दीक कर सके कि लंदन फ्लैट्स नवाज शरीफ की मलकियत हैं। आपका क्या पॉइंट है इस पर, आपका क्या तज्जिया है? इसमें जी जो जजमेंट उन्होंने लिखी है, अगर उसको देखा जाए तो मोस्टली तो उन्होंने रिप्रोड्यूस किए हैं वो तमाम जजमेंट्स जो मुख्तलिफ वकला देते रहे, मेनली जो ख्वाजा हारिस साहब ने दिए, और वो जजमेंट सारी रिप्रोड्यूस है, 140-45 पेजेस तो उसी के ऊपर है। बाकी उसके बाद कोई फैक्चुअल एनालिसिस जो है वो जजमेंट में नजर नहीं आते हैं। मेनली इसमें अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने की, वो बेसिकली दो चीज़ें थी कि उन पे एलिगेशन था क्या, किस चीज़ के ऊपर वो देखा गया। एक तो था करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्शन ओवरऑल जिसे हम कहते हैं, करप्शन के ऊपर कोर्ट ने देखना था। और दूसरी चीज़ थी लिविंग बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। अब जहाँ तक तो करप्शन का ताल्लुक है तो वो कोर्ट ने वो जजमेंट में ये मेंशन कर दिया कि नैब कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दे सका जिससे कोई करप्शन साबित होती हो। ये तो एक चीज उन्होंने क्लियर कर दी। लिविंग बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, ये है जिसके ऊपर फिर सजा दी गई है उसके ऊपर। इसमें अगर देखा जाए तो दो तीन चीजें हैं जो कोर्ट ने देखनी होती हैं इसके ऊपर सजा देने के लिए। एक तो पब्लिक ऑफिस होल्डर होना चाहिए जिसके ऊपर ये एलिगेशन है। दूसरा, प्रॉपर्टी शुड बी इन द नेम ऑफ एक्यूज्ड, या एक्यूज्ड मस्ट ओन सम प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप उसे कहते हैं। और फिर नॉन इनकम उसकी क्या है, इसके ऊपर फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है इस हद तक कि प्रोसिक्यूशन, क्योंकि कुछ चीजें तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करनी है इल्जाम एक खड़ा करने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें उसने पब्लिक ऑफिस होल्डर का बताना है, चले वो तो एक चीज अलग हो गई। फिर प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड वाज द ओनर ऑफ सम प्रॉपर्टी, ही हैज टू प्रूव दिस थिंग। और फिर नॉन सोर्स ऑफ इनकम उसका क्या है वो प्रोसिक्यूशन ने बताना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक जजमेंट है 2011 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट टू शो दैट द एसेट्स बिल्ड बाय हिम इज डिसप्रोपोर्शनेट टू हिज नोन सोर्स ऑफ इनकम। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये इसका मतलब ये है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो नैब ने एक चेन डेवलप करके कोर्ट को बतानी है कि ये इसकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, ये इसका एसेट है, इस जगह के ऊपर कोई करप्शन हुई या कुछ कहीं से पैसे कमाए गए और ये वाला एसेट उससे खरीदा गया है। ये चेन एक नैब ने डेवलप करके देनी। उसके बाद फिर वो जो एक्यूज्ड है वो प्रूव करेगा कि ये इल्जाम दुरुस्त है या एक इल्जाम ये गलत है, वो उसके ऊपर अपना वो केस प्लीड करेगा। यहाँ पे जो नजर आता है वो ये कि करप्शन तो उन्होंने वैसे ही आउट कर दी नैब ने जी, कि नैब कोर्ट ने करप्शन तो उसने वैसे ही आउट कर दी। अब लिविंग बियॉन्ड इनकम, या हम जिसे कहते हैं लिविंग बियॉन्ड नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम की जहाँ तक बात है, उसके लिए जरूरी था कि पहले साबित करते कि इनकम क्या है और वो एसेट उनका होता। जबकि एक और इंटरेस्टिंग बड़ा जो चीज है यहाँ पे कि जो एसेट जिसकी बात हो रही है, एसेट तो एक्यूज्ड के नाम पे है ही नहीं, एसेट है एक्यूज्ड के बच्चों के नाम पे। और कोर्ट अगर जजमेंट देखी जाए तो कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंची है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज व्हिच वर गिवन बाय द चिल्ड्रन ऑफ एक्यूज्ड। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन इंटरव्यूज की बेस पे वो इस नतीजे पे पहुंचे। इंटरव्यू को उन्होंने हवाला दिया, वैसे लगता ही है कि वो जीआईटी की रिपोर्ट के ऊपर ही उन्होंने जो था वो फैसला कर दिया, लेकिन बहरहाल इंटरव्यूज को उन्होंने बेस बनाया है जी। अच्छा, अब इंटरव्यू जिन भी साहब के थे या एक से ज्यादा जिन भी लोगों के थे, उनमें से किसी की क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई, उस पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई। उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट
वैलिड तब होता है जब उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होती है। जब वो कोर्ट में एक प्रोड्यूस होता है, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, तो फिर उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बनती है। तो अगर इसकी देखा जाए कि एविडेंशियरी वैल्यू तो बज़ाहिर तो कोई नजर नहीं आती है उन चीजों की इस स्टेज के ऊपर। तो ये तो बेसिकली उसकी सिचुएशन है। उसकी अब आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास बार है कि उसको चाहे तो सस्पेंड कर दे सेंटेंस को। बेसिकली वो दो चीजें वो कर सकते हैं, एक अपनी सेक्शन 56 CRPC के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं अपील के पेंडिंग होने तक। अपील जब तक पेंडिंग रहेगी तो सेंटेंस सस्पेंड रहेगी। एंड द सेकंड थिंग इज दे कैन ग्रांट बेल टू कन्विक्ट। अच्छा, ये अपील में जो मजीद उन्होंने दरख्वास्त पे बातें कही हैं, आपने तो यकीनन पढ़ी होंगी, नाजरीन के लिए मैं उसको ज़रा रिपीट करता हूँ। अपील में उन्होंने कहा है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह ने एतराफ़ किया था कि दूसरे मुल्कों से की गई बाहमी कानूनी मुशावरत का कोई जवाब नहीं मिला और JIT के सरबराह ने मफरूज़ों पर बात की जिसे अदालत ने तस्लीम कर दिया। साथ ही उन्होंने इसी अपील में कहा, जिस पर कल समाअत होने वाली है, कि आइन के आर्टिकल 10A में किसी भी मुलजिम को फेयर ट्रायल का हक हासिल है जो हमें नहीं मिला, और दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि महज मफरूज़ों की बुनियाद पर उनके मौक्किलों को सज़ा दी गई है। अब आपको ज़्यादा चांसेस क्या लगते हैं, अब कल जो समाअत होगी उसमें क्या फैसला होगा? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि समाअत में क्या होगा उसको प्रेडिक्ट तो मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन लीगल पोजीशन क्या है उसके ऊपर मैं अपनी राय जरूर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी राय होगी। कोर्ट जैसे भी उस पर करे वो कल देखेंगे। उसमें ये है कि कोर्ट को बेसिकली अब ये दो पास कोर्ट के पास है। अगर कोर्ट को सस्पेंड करना है, नॉर्मली करने के लिए कोर्ट बेसिकली इज ओनली रिक्वायर्ड टू टेंटेटिवली असेस द एविडेंस। ये कोर्ट का कल काम होगा कि टेंटेटिवली असेस करे एविडेंस को कि वो क्या है। एविडेंस का जैसे अभी आपने जिक्र किया, अपील की हुई एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ यही चीज, जजमेंट में भी इनफैक्ट ये दिया है कि किन बेसिस के ऊपर वो उन्होंने असेस किया है, कौन सी एविडेंस थी। और वो एविडेंस ये थी कि जो JIT की रिपोर्ट आ गई, और JIT की रिपोर्ट में भी कितने बेसिकली इशू है कि उन JIT को तो जहां उन्होंने लेटर्स लिखे उनका जवाब ही नहीं आया था JIT के पास, तो JIT ने प्रिज्यूम किया कि अब ये चीजें ऐसे हैं। और उसके बाद इंटरव्यूज का मैं इसलिए जरा फोकस कर रहा हूँ कि इंटरव्यू गालबन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर वो ज्यादा उनका जोर होगा, रहा है जजमेंट में भी और आगे, क्योंकि एक JIT के वो लेटर जिनका जवाब ही नहीं आया उसके ऊपर तो प्रिजम्पशन भी, आई वुड से कि प्रिजम्पशन का लफ्ज वुड आल्सो नॉट बी अप्रोप्रिएट कि आपने कैसे प्रिज्यूम कर लिया। लेकिन इंटरव्यूज से उन्होंने प्रिज्यूम किया है कि ये दुरुस्त है। तो इंटरव्यूज की जैसे बताया कि अगर उस एविडेंस की असेस किया जाएगा कोर्ट में कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, तो वो डेफिनेटली किसी भी ऐसी एविडेंस की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं हो सकती जो कोर्ट में जिस पे क्रॉस एग्जामिन भी नहीं हुआ हुआ, कोर्ट ने जिसको खुद असेस नहीं किया हुआ। तो लिहाजा उसकी वो चीज तो खत्म हो जाती है यहाँ पे, उसकी नहीं एविडेंशियरी वैल्यू। एक चीज की डिफिकल्टी कन्विक्ट्स को फेस करनी होगी थोड़ी सी, और वो ये कि सेक्शन 497 जो है वो एक प्रोहिबिटरी क्लॉज है। वो उस सूरत में अगर सेंटेंस जो है वो 7 साल से ज्यादा की हो किसी भी एक्यूज्ड की, तो बेसिकली तो बेल की वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। उस सूरत में बेल सिर्फ इस सूरत में हो सकती है अगर 7 साल से ज्यादा सजा हो, कि अगर जो एरर इज अपरेंट ऑन द सरफेस ऑफ जजमेंट। मतलब पहले तो मैंने आपको जिक्र किया ना कि किन किन चीज़ों में वो सिर्फ टेंटेटिवली असेसमेंट ऑफ एविडेंस जो है उसके ऊपर ही कोर्ट सस्पेंड कर सकती है सारा। लेकिन अगर 7 साल से ज्यादा हो तो फिर एक रिक्वायरमेंट कोर्ट की देखने की है कि एरर जो है दैट शुड बी अपरेंट ऑन द सरफेस ऑफ जजमेंट। तो ये है। तो अगर उस हवाले से भी देखा जाए तो जैसे अभी हमने जिक्र किया, अगर 2011 सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसी इशू के ऊपर उसको देखा जाए, और जो एविडेंस जिस तरह का जिक्र किया गया है उसके ऊपर तो एरर तो इज वेरी अपरेंट ऑन द सरफेस ऑफ जजमेंट। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि होनी चाहिए, सस्पेंड होनी चाहिए। बाकी जैसे अगर सस्पेंड होता है तो बिल्कुल उनकी सजा खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल सस्पेंड होता है तो सजा रुक जाएगी। देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है इनफैक्ट
कोर्ट इसीलिए सिर्फ टेंटेटिवली उसको देखती है। इसमें एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि कोर्ट समझ रही है कि उनके ऊपर इल्जाम गलत है, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोर्ट ने सिर्फ जो हम कहते हैं कि टेंटेटिवली असेस करनी है चीजें, वो इसलिए कि कॉन्सेप्ट कानून का ये होता है कि अगर किसी बंदे को लेट्स सपोज 5 साल की सजा हुई है केस और वो जेल में ही है, उसकी सजा सस्पेंड नहीं हुई, बेल नहीं हुई, और वो जेल में 3 साल गुजार लेता है, उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि वो सजा गलत हुई थी, तो उसके 3 साल का आप क्या करेंगे जिसने जेल में गुजारे? देखे ना, उसको सजा तो होगी, उसकी कंपनसेशन तो उसको कोई नहीं हो सकती। इसलिए कोर्ट सिर्फ टेंटेटिवली देख के उसकी वो सजा सस्पेंड करती है और फिर अपील सुनी जाती है पूरी। उसमें अगर वो कोर्ट समझे कि 5 साल की सजा ठीक थी, एवं कोर्ट समझे कि 5 साल की सजा 8 साल की होनी चाहिए थी, तो कोर्ट वो कर देगी, बढ़ भी सकती है और कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल। खास तौर पे अगर नैब अपील करती है तो, अगर क्योंकि वो कोर्ट तो इस चीज के हिसाब से देखेगी उनके सामने क्या है प्रेयर। अगर नैब भी अपील में आता है, जो कि नॉर्मली आता होता है ऐसे केसों में, इसमें आई डोंट नो उनका क्या प्लान है, अगर नैब आता है सजा बढ़ाने के लिए तो कोर्ट वो भी कर सकती है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि कोर्ट अगर सजा सस्पेंड करेगी तो उससे सजा खत्म नहीं होगी, बाहर आ जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे कन्विक्ट सारे। और जिस दिन अपील का फैसला होगा, अगर उस दिन वो कहते हैं कि सजा गलत थी, जजमेंट गलत थी, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर वो उस दिन कहते हैं कि नहीं सजा दुरुस्त थी, तो उस दिन से सजा स्टार्ट हो जाएगी, फिर वही जो भी सजा है वो उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उसमें उसका कानून होता है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कलीम इलियास साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उर्दू पॉइंट को और हमारे साथ बात की, राय सुन रहे थे आप, तज्जिया किया, उन्होंने कानूनी माहिर हैं और तकरीबन तमाम पहलुओं को इस केस के देखा और फिर बताया कि क्या हो सकता है। कल समाअत होगी जो अपीलें दायर की गई हैं शरीफ फैमिली की तरफ से। जेल में हैं मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, और अपीलों में उन्होंने क्या क्या दरख्वास्तें की हैं, क्या मतन इख्तियार किया है, वो भी हमने आपको बताया है। प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फीडबैक का इजहार भी कीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।